इस वक्त मैं मौजूद हूँ झीलों की नगरी, झीलों के शहर भोपाल में। जहाँ मैं खड़ा हूँ ये इलाका कहलाता है न्यू मार्केट। जाहिर सी बात है, आप मेरे बगल में देख सकते हैं एक सड़क जा रही है। ये सड़क जा रही है यानी कि ये सड़क निर्माण हुई होगी, इसका कभी भूमि पूजन हुआ होगा, इसके बाद शिलान्यास हुआ होगा और इसके बाद इसका किसी ने उद्घाटन किया होगा। इस समय देश में बवाल मचा हुआ है नए संसद भवन के उद्घाटन को लेकर, क्योंकि ये उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नमस्कार, मेरा नाम है नितेश गर्ग और आप देख रहे हैं INS 24/7। आज हम इसी मुद्दे पर विमर्श करेंगे, बातचीत करेंगे और सवाल पूछेंगे आम जनमानस के, साथ ही उन लोगों से जिन्होंने लगभग 20 विपक्षी दल जिन्होंने विरोध जताया है संसद भवन के उद्घाटन समारोह का, जिन्होंने बहिष्कार किया है इस तर्क के आधार पर कि इसमें राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए था। इसके साथ ही कई तरह के आर्थिक एवं तमाम तर्क दिए गए। हम जानेंगे कि आखिर क्या ऐसी आन पड़ी कि इतने बड़े समारोह को बहिष्कार करना पड़ा। उससे पहले मैं आपको संक्षिप्त में बता देना चाहूं, तारीख थी 10 अप्रैल 2020, जिस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोल आकार के संसद भवन, जिसे आपने देखा होगा, उसके सामने पत्थर रखकर, कुदाल चलाकर संसद भवन की नींव रखी थी। और आज है 28 मई, जब देश का संसद भवन निर्मित होकर तैयार हो चुका है और इसको अब सांसदों के लिए, आम जनमानस के लिए खोल दिया है और इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इसका उद्घाटन कर दिया है। हमारे साथ तमाम विपक्षी दलों के, कांग्रेस से, आम आदमी पार्टी से, इसके साथ ही अन्य पार्टियों से हमारे साथ लोग हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि आखिर ऐसी क्या आन पड़ी कि संसद भवन के उद्घाटन सत्र का बहिष्कार करना पड़ा। भारत की संसद जो है वो महामहिम राष्ट्रपति और दोनों सदन राज्यसभा और लोकसभा से मिलकर बनती है। संविधान का अनुच्छेद 79 इस बात की तस्दीक करता है कि राष्ट्रपति भारत की संसद के अभिन्न अंग हैं। और महामहिम द्रौपदी मुर्मू आज जब भारत में ही थी, नई दिल्ली में थी, तो ऐसे समय में इस ऐतिहासिक अवसर पर, इस महत्वपूर्ण मौके पर देश की राष्ट्रपति, जो हम सब की आकांक्षाओं की प्रतीक है, भारत की संवैधानिक प्रमुख है, उन्हें देश की संप्रभुता की प्रतीक संसद का उद्घाटन करने का मौका क्यों नहीं दिया गया। ये देश की 140 करोड़ जनता के सम्मान और अपमान से सीधा जुड़ा मामला है। इसलिए विपक्ष के दल ने, जिसमें मेरी पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है भी शामिल है, सबने बहिष्कार करने का फैसला किया। तो मैं समझता हूं कि ये राष्ट्रपति का, एक आदिवासी राष्ट्रपति का अपमान है और उसके संबंध में ये फैसला लिया गया। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि चूंकि संसद के 3 अभिन्न अंग हैं, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, इसलिए राष्ट्रपति से इसका उद्घाटन कराना चाहिए था। और एक चीज और जोड़ी गई कि आदिवासी राष्ट्रपति का असम्मान हुआ है। हम इस पर और गहराई से बात करेंगे, लेकिन आम आदमी पार्टी से हमारे साथ कुछ और प्रतिनिधि मौजूद हैं, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। आपने क्यों बहिष्कार किया, क्यों आन पड़ी? आम आदमी पार्टी जो शुचिता की राजनीति की बात करती थी, डिफरेंस पॉलिटिक्स की बात करती थी कि हम अलग तरह की राजनीति करेंगे, आप भी तो ऐसे ही दिखाई दे रहे हैं। नहीं, यहाँ पर आप थोड़ा सा, मैं आपको सुधार, मतलब ये करना चाहूँगी। आप जो बोल रहे हैं कि आप भी ऐसे ही हैं, नहीं, आम आदमी पार्टी कभी भी दूसरी राजनीतिक पार्टियों की तरह नहीं है। आम आदमी पार्टी हमेशा से ही अलग रही है, अलग है और रहेगी। अब बात करते हैं कि क्यों बहिष्कार किया गया। तो आम आदमी पार्टी के जो राष्ट्रीय संयोजक हैं, उनका कुछ दिन पहले अगर आपने ट्वीट देखा हो, और जो कि बहुत वायरल भी हुआ था, जिन्होंने कहा था कि देश का प्रधानमंत्री पढ़ा लिखा होना चाहिए। आज ये बात फिर से साबित हो गई कि देश का प्रधानमंत्री चूंकि पढ़ा लिखा नहीं है, इसलिए उन्होंने संविधान को बिल्कुल बाईपास करते हुए, जो हमारे फर्स्ट लेडी ऑफ द नेशन है, जो फर्स्ट सिटीजन ऑफ द नेशन है और जिनका के संवैधानिक अधिकार था आज के संसद को ओपनिंग करने का, वो उन्होंने उनसे छीना है। और ये पूरी तरह से लोकतंत्र की हत्या है, ये पूरी तरह से संविधान की हत्या है। और इसलिए कैसे आपको लगता है कि ये संवैधानिक अधिकार की हत्या? अगर राष्ट्रपति के अधिकारों की हम बात करें तो वहाँ कहीं ऐसा उल्लेख नहीं है कि किसी भवन का शिलान्यास, लोकार्पण इत्यादि गतिविधियों में राष्ट्रपति को शरीक होना चाहिए। देखिए, कोई भी जो इंस्टीट्यूशन होता है उसका एक हेड होता है,
कोई कॉलेज होता है उसका प्रिंसिपल होता है, यूनिवर्सिटी होती है उसका डीन हेड होता है, इसी तरह से हमारे संसद का जो हेड है वो हमारे राष्ट्रपति हैं। तो राष्ट्रपति अगर उसको नहीं, और उनके प्रेजेंट होते हुए अगर वो चलो कहीं विदेश यात्रा पर होते या कहीं उस पर होती तो हम लोग ये चीज़ फिर भी कंसिडर की जा सकती थी। लेकिन हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो इतने ज़्यादा फोटोजीवी हैं और इतने ज़्यादा इतिहास को बदलकर हर जगह अपना नाम जुड़वाने का जो उनकी लालसा है वो यहाँ पर फिर से सामने देखने में आई है। सिर्फ चूंकि उनका नाम वहाँ है कि ओपनिंग किसने करी है और शिलान्यास किसने रखा है और किसके निर्देश पर और किसके डिज़ाइन पर वो पूरा तैयार हुआ है, तो सिर्फ इतिहास को बदलने की ये बात है और कुछ नहीं है। ये फिर से अगेन एंड अगेन ये बीजेपी का ईगो, अहम और एक ईगो सेटिस्फैक्शन के तरीके से आप देख रहे हैं। युवा नेत्री भी हमारे साथ हैं आम आदमी पार्टी की। आपका क्या तर्क है कि क्यों 20 पार्टियां इकट्ठा होती हैं और बहिष्कार करती हैं? क्या ये सही दिशा की, सुचिता की राजनीति की बात है या इस कदम को आप कैसे देखते? सबसे पहले तो आपने एक चीज़ कही कि कैसे वो कहीं नहीं लिखा है संविधान में, तो मैं आपको बता दूं 79 आर्टिकल है, उसमें ये चीज़ साफ साफ मेंशन है कि प्रेसिडेंट हमारा फर्स्ट सिटीजन है। नहीं, आई नो फर्स्ट सिटीजन की मैं दर्शकों को क्लियर कर देना चाहूँ। जिस भारतीय संविधान की बात कर रही हैं उसमें लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर संसद का निर्माण होता है, इसकी बात है। कहीं राष्ट्रपति के जब अधिकारों के उल्लेख की बात आती है तो उसमें ऐसा कोई भी मेंशन नहीं है कि भवन जैसी चीज़ों का निर्माण करेंगे। देश के नाम पे जितने बड़े कानून होते हैं या देश के उद्बोधन के नाम पर विदेश में जितनी ट्रीटीज होती हैं वो भी राष्ट्रपति के नाम। सबसे पहले तो फर्स्ट सिटीजन हमारे प्रेसिडेंट है, सेकंड नंबर पे वाइस प्रेसिडेंट आते हैं और थर्ड नंबर पे आता है प्रधानमंत्री। अगर इस सीक्वेंस को, इस हायरार्की को भी लेके चलते तो मैं मान लेती चलिए ठीक है आपने लोकतंत्र की हत्या नहीं करी है, संविधान को बाईपास करके आपने अपना मनमानी, और ऐसा नहीं है कोई छोटा सा गौशाला भी होता है तो मोदी जी वहाँ पहुँच जाते हैं उद्घाटन के लिए, क्योंकि इतिहास को इस तरीके से कुचला दबाया जा रहा है। आने वाले किताबों में 50 साल बाद जनता यही पढ़े, बच्चे यही पढ़ें कि मोदी जी ने इतना बड़ा संसद भवन बनाया। और खैर एक बात तो बहुत अजीब है कि राज्याभिषेक वाली जो बात है, राजा हैं वो, अपने आप को वो राजा की तरह पोर्ट्रे कर रहे हैं प्रजा के समक्ष। उनके अलावा आप फ्रेम्स में भी देखेंगे ना, बाकी सब गायब होते हैं, सिर्फ वही पिक्चर के जो प्रोजेक्शन में रहते हैं, फोकस पे रहते हैं। जब अनावरण हो रहा था, गांधी जी को उन्होंने नमन किया। आज सावरकर जी का जन्मदिन है, आज का दिन उन्होंने चुना इस चीज़ के लिए, और गांधी और सावरकर पे कितना बीजेपी राजनीति खेलती है ये हम सब जानते हैं। उसके बाद ये दिन चुना और दोगलापन दिखा रहे हैं कि गांधी जी को मैं चरण स्पर्श कर रहा हूँ। ये किस तरीके से? आप एक स्टैंड लीजिए ना, एक स्टैंड पे अगर आप रह सकते हैं तो आप बताइए, अदरवाइज इस तरीके के ढोंग करके। और दूसरी चीज़ ये नहीं कि सिर्फ आदिवासी का उन्होंने अपमान किया है, उन्होंने सारी महिलाओं का अपमान किया है। एक ऑर्डिनेंस है कि महिलाओं को 50% रिप्रेजेंटेशन होना चाहिए पार्लियामेंट में, वो पिछले 20 साल से पेंडिंग है और उस पर कोई अध्यादेश आप अभी तक पास नहीं कर पा रहे हैं दोनों लोग सदनों से। लेकिन एक महिला को आपने राष्ट्रपति का जिम्मा दिया है और उस जिम्मा पे वो सिर्फ डमी की तरह बैठी हुई है, उसको कोई अधिकार ही नहीं है, वो अपने निर्णय ले नहीं सकती हैं। कई बयान आते हैं ऐसे अलग अलग विपक्ष नेताओं के जिसमें ये हमें साबित होते दिखता है कि उन्हें ये अधिकार नहीं है कि उनसे कौन मिल सकता है, वो ये डिसाइड नहीं कर पाती कि उनसे कौन मिलेगा कौन नहीं मिलेगा। ये भी पीएमओ से साइन होके जाएगा, तो आप राष्ट्रपति बनाए क्यों रहे हैं? आप किसी को बिठा दीजिए, अमित शाह को बिठा दीजिए। का कहना है महिलाओं का अपमान। एक बार मैं फिर कांग्रेस का रुख करना चाहूंगा। आपने कहा कि आदिवासियों का अपमान है, अगर हम दूसरे पहलू पर गौर करें तो आपको नहीं लगता कि 888 की अब स्ट्रेंथ हो गई है, राज्यसभा के ज़्यादा मेंबर्स हर वर्ग के वहाँ पर बैठेंगे, महिलाएं ज़्यादा भागीदारी में जाएंगी, आप खुद आपकी पार्टी के मेंबर जाएंगे और वहाँ पे आगे चलकर एक अच्छी राजनीति का कल्याण होगा, तो इसे कैसे एक केंद्र बिंदु पर इकट्ठा कर देना कि आदिवासियों का अपमान है? नीतीश जी 2026 में जो है परिसीमन दोबारा होगा और 2029 का जो चुनाव है उसमें ये सीटों की ज़रूरत होगी। आज आप इसे बढ़ा चढ़ाकर बताएं कोई बात नहीं। मैं सुचिता की राजनीति के कुछ उदाहरण आपको दे देता हूं। सुचिता की राजनीति वो थी जब अटल बिहारी वाजपेयी बीमार हुए थे तो संयुक्त राष्ट्र में भाषण देने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी को स्वर्गीय राजीव गांधी जो तब प्रधानमंत्री थे उन्होंने मनाया था कि आप वहाँ भाषण भी दे आइएगा, भारत का प्रतिनिधित्व कर लीजिएगा और साथ में जाकर
अपना इलाज भी करा लीजिएगा। ये सुचिता की राजनीति है। सुचिता की राजनीति का सारा जिम्मा विपक्ष के खाते में आता है और फोटो खिंचाने का सारा जिम्मा मोदी जी के कंधों पर है। तो ये, और मीडिया भी बड़े अच्छे से सवाल पूछता है। सर मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि आदिवासियों का, नीतीश जी आप बहुत ईमानदार और बहुत अच्छे पत्रकार हैं, आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, आपको नहीं सवाल उठा रहा हूँ, मैं मीडिया की बात कर रहा हूँ कि मीडिया ये सवाल पूछता है कि विपक्ष को सुचिता की राजनीति करनी चाहिए। नहीं, मैंने वो आम आदमी पार्टी के संदर्भ, मैं आगे बोलता हूँ। लोकसभा का अध्यक्ष जो है वो सत्ताधारी दल का होता है, क्योंकि जिसके पास सदन में बहुमत होता है उसका लोकसभा अध्यक्ष होता है, और जो संसदीय कार्य मंत्री है वो सत्ताधारी दल का होता है, और पूरी सरकार जो है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वो सदन को चलाए। तो ये वैसा ही मामला है। अच्छा, एक और प्रश्न मीडिया बार बार उठा रहा है कि ये कहाँ लिखा है कि राष्ट्रपति ही इसका उद्घाटन करेगा, तो ये कहाँ लिखा है कि प्रधानमंत्री ही इसका उद्घाटन करेगा। ये मतलब एक अलग तरह का नैरेटिव फैलाया जा रहा है देश में, लेकिन वास्तविकता ये है कि जब देश की संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो उन्हें इस जो ऐतिहासिक अवसर है उस अवसर पर भारत की संप्रभुता की प्रतीक भारतीय संसद के उद्घाटन के मौके से क्यों वंचित किया जा रहा है। जब इससे पहले जब इस संसद भवन का जब शिलान्यास हुआ था तो उस समय भी जो हैं महामहिम एक दलित राष्ट्रपति के रूप में रामनाथ कोविंद जी थे, तो उस समय भी उनको शिलान्यास करने के कार्यक्रम में आमंत्रित नहीं किया था। तो क्या एक व्यक्ति जो है वो जब राष्ट्रपति सर बनाते हैं तब ये सवाल विपक्ष कहता है कि राजनीति कर रहे हैं इसलिए राष्ट्रपति बना रहे हैं, क्या राष्ट्रपति बनाने के लिए उनके एफर्ट्स काफी नहीं? संसद पर है आज बहस या राष्ट्रपति के चुनाव पर है? नहीं, मैं सारे समग्र पूछ रहा हूँ। इतना मैं सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि विपक्ष इकट्ठा कब होगा, विपक्ष इकट्ठा कब? 2020 में छत्तीसगढ़ का जो अपना भवन है उसका उद्घाटन था और वहाँ पे सोनिया गांधी जी आई थी, राहुल गांधी जी आए थे। तब तो हमने गवर्नर को नहीं बुलाया। कांग्रेस को कोई अधिकार नहीं कि इस बात पे विपक्ष की तरह खड़े होकर के ये सवाल पूछे, क्योंकि उन्होंने भी नहीं बुलाया कभी, उन्होंने भी किसी को रिप्रेजेंटेशन नहीं दिया है। अपने टाइम पे वो भी सेम थे। पर ये हुई ना बात, अलग तरह की राजनीति देखने को मिली। देखिए इस चीज़ को कि कांग्रेस ने भी सेम चीज़ करी है, और अभी क्योंकि विपक्ष में है और स्ट्रॉन्ग विपक्ष, चुनावी दौर है, आप सब जानते हैं, और अगले साल लोकसभा चुनाव है, तो हम विपक्ष इकट्ठा इस वजह से नहीं हुए हैं कि हम सब बॉयकॉट कर रहे हैं। हमारा आइडिया सेम है कि हाँ प्रेसिडेंट हैं, तो सॉरी हमारी जो राष्ट्रपति है। आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ सिर्फ एक मुद्दे पर खड़ी दिखाई दे रही है। एक चीज और जानना चाहूंगा, जब राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हो हंगामा होता है, राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार तक कांग्रेस पार्टी कर देती, तब संवैधानिक पद कहाँ जाता है, तब राष्ट्रपति और राज्यपाल की गरिमाएं कहाँ जाती? बड़ा अच्छा प्रश्न है। और राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है संसद की कार्यवाही का हिस्सा होता है, वो प्रोसीडिंग है, और राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है वो कैबिनेट तैयार करके देती है। तो राष्ट्रपति को जितने भी कार्यादेश दिए जाते हैं वो कैबिनेट के द्वारा ही दिए जाते हैं। तो राष्ट्रपति जो है, तो इसे अपने गरिमा का मुद्दा क्यों बना लिया, ईगो में क्यों लिया? गरिमा का मुद्दा है ही नहीं। आपको नहीं लगता कि आज आप जाते 888 सांसद बैठने वाले हैं, भव्य रूप से आप वहां पर, मैंने आपको मुझे लगता है कि आपको या तो ये नॉलेज नहीं है कि 2026 में परिसीमन, नहीं मुझे पूरा नॉलेज है, पूरा नॉलेज है। 545 ही जब बैठेंगे तब उसमें सभी वर्ग के बैठे। सुनिए ना, जो 2029 का चुनाव है वो नए परिसीमन के आधार पर होगा, तब संसद में सीटें बढ़ेंगी। नहीं, अभी 545 ही जाएंगे। प्रश्न उस पर नहीं है। प्रश्न ये है कि आज क्या महामहिम को ये उद्घाटन करना था या नहीं करना था, आज प्रश्न ये है। क्या विपक्ष को आज पहुंचना चाहिए था या नहीं पहुंचना चाहिए था, ये भी प्रश्न। राष्ट्रपति पहुंचती तो बिल्कुल पहुंचते, सारे लोग पहुंचते, और उसी संसद भवन में अभी कार्यवाहियाँ शुरू होंगी, तब हर सांसद जो है भारत की जनता का प्रतिनिधि होता है, तो वो जनता के मामलों के लिए उसी संसद भवन में जाएगा। आज के कार्यक्रम के जो नीतिगत आधार हैं वो ये हैं कि हम 140 करोड़ भारतीयों को, हम भारत के लोगों को आज ठगा गया है। ठगा गया। कुछ आम जनमानस है, हम इनसे भी बात करना चाहेंगे। 20 दलों ने इस कार्यक्रम का बहिष्कार क्यों किया है? 20 दलों ने बहिष्कार किया है। इस संदर्भ में जनता की राय लेना लाजमी है, जरूरी हो जाता है कि जनता आखिर क्या सोचती है। यूथ हमारे साथ है जो कि आगामी चुनाव में तगड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है। हम उससे जानेंगे कि आज संसद भवन का उद्घाटन हुआ, इसमें 20 से अधिक दलों ने बहिष्कार किया इस कार्यक्रम का, इसे आप कैसे देखते हैं?
देखिए, हालांकि जैसे अभी बात हुई कि प्रधानमंत्री ने क्यों किया और राष्ट्रपति को क्यों नहीं करने दिया। देखिए, बात अगर मैं अपने नज़रिए से देखूं तो अगर प्रधानमंत्री ने किया तो कोई गलत नहीं किया, क्योंकि वो इस देश के लिए बहुत कुछ कर भी रहे हैं। और अगर जो 20 दलों ने यहाँ पे बहिष्कार किया, जो नहीं आए हैं, वो फिर अगर मैं अपनी तरफ से देखूँ उनकी गलती है, क्योंकि वो अगर देश को ऊपर उठता नहीं देखना चाहते हैं, उन देश के लिए अगर कुछ करना नहीं देखना चाहते हैं, तो फिर वो तो कहीं ना कहीं आपका कहना है कि प्रधानमंत्री ने किया तो सही किया। आप कैसे सोचते हैं? मैं सोचता हूँ कि अगर विपक्ष है तो वो हमेशा उसका विरोध ही करेगा। अगर उनकी पार्टी होती, अगर उन्होंने अपनी सरकार में ये सब किया होता तो उनको लगता कि वो अच्छा कर रहे हैं। पर अगर बीजेपी की सरकार है तो वो विपक्ष है, तो करीबन मेरे हिसाब से तो उन्हें विपक्ष, कहीं ना कहीं वो विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। आप कैसा सोचते हैं? जैसा कि उन्होंने बोला कि मतलब उसी तरह, मतलब अगर विपक्ष है तो अपना रोल तो निभाएंगे ही, उनका काम है वो चीज़ तो करेंगे डेफिनेटली, और उस चीज़ को कोई सुधार नहीं सकता, वो तो उसी सद्भावना से देखेंगे। ये थोड़ी ना है कि वो चीज़ों को ही नकार दें, जो अपनी मतलब डेवलपमेंट है उसी चीज़ के खिलाफ चले जाएं। इसका मतलब ये थोड़ा ना है विपक्ष। वो हमारे देश का इतना बड़ा चेहरा है कि अब सामने मतलब लोग उसको केवल इंडिया को उसके चेहरे के नाम से भी लोग जानते हैं, इसलिए उसने मतलब उन्होंने किया तो इसका बहुत बड़ा वो होगा कि उन्होंने ही मतलब इस चीज़ का कोई वो विपक्ष नहीं करना। कहीं ना कहीं आपका कहना है कि पहुंचना चाहिए था विपक्ष। कुछ और लोगों से बात करना चाहेंगे हम। हाँ, 20 दलों ने इसका बहिष्कार किया है। हाँ, तो ये इसे आप कैसे देखें? बहिष्कार किया है तो वो उनका पॉइंट ऑफ व्यू है कि वो लोग कर सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच है सबके पास कि वो बोल सकते हैं कि हाँ हमें ये पसंद नहीं आया, इससे पहले आप ये करो, क्योंकि उनको दिखा होगा, नुक्स दिखा होगा कि ये कमी रह गई है, ये तो किया नहीं आपने, पार्लियामेंट तो बना लिया आपने, ये सब तो किया नहीं, तो वो पॉइंट हो सकता है। तो आई थिंक उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी सही है। उसको पॉजिटिव में भी लो, नेगेटिव में भी लो, तो दोनों से है। देखिए, हर वो चीज़ जो भारत में गुलामी की एक निशानी थी उसको नरेंद्र मोदी जी ख़त्म कर रहे हैं, और नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं उसका उद्घाटन। उसमें कोई, मैं बिल्कुल गलत नहीं मानता, क्योंकि इसके पहले कौन सा लोकतंत्र का ध्यान रखा गया था कांग्रेस की सरकार के दौरान। कई जगह के विधानसभा भवनों का उद्घाटन जो हुआ था उसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, इनके परिवार द्वारा किया गया था। इन्होंने कभी ध्यान नहीं रखा। आज जब ये सत्ता से इनको बाहर कर दिया गया है तब इनको याद आ रहा है। आज संसद भवन में 20 विपक्षी दलों ने बहिष्कार कर दिया है, क्या ये सही है? नहीं, ये तो गलत है। उन्हें जाना चाहिए था। बिल्कुल जाना चाहिए, क्योंकि बाद में उनको उसमें ही जाना है, नया संसद भवन में ही जाना है, तो बहिष्कार करने का कोई मतलब ही नहीं निकलता। आप न्यूट्रल बोल रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल मुहर लगा रहा हूँ। जनता कुछ लोग, इनका कहना है कि जाना चाहिए था, क्योंकि बाद में तो आपको वहीं जाना है। आप उनसे पूछिए राष्ट्रपति के लिए क्या हो। अब एक बार वो सवाल पूछिए उनसे, क्या राष्ट्रपति को क्या आम जन, जैसे अगर आप आम जनता की बात कर रहे हैं, क्या आम जनता को ये जब संसद की पूरी लैंड यूज़ चेंज हुआ था, जब डीडीए से अलॉट हुआ था, तो क्या जनता का पार्टिसिपेशन तब सरकार ने मांगा था क्या? नहीं, जनता का पार्टिसिपेशन कभी भी इस लैंड यूज़ चेंज और एक्वायर जो किया है इस पूरे प्रोजेक्ट के लिए, उस एक्वायरमेंट के लिए कहीं भी कोई रजामंदी नहीं हुई है। 1952 में जब पहला मास्टर प्लान आया था दिल्ली का, तब जो इसका जो डिवीज़न था वो डिवीज़न था 40-60 का, मतलब 40% जो लैंड था वो सरकारी इमारतों के लिए तय किया गया था, और 60% जो लैंड था वो पब्लिक सेक्टर के लिए था। पब्लिक सेक्टर में आ जाती हैं वो सारी चीज़ें जहाँ पर के पब्लिक फ्रीली मूवमेंट कर सकती है। और अभी जब 2020 में इसका फिर से लैंड ये डीडीए के जब नए रूल्स आए हैं, तो उसमें इन्होंने 95:5 करा है, मतलब 95% ऑफ लैंड गवर्नमेंट के अंडर में रहेगा, गवर्नमेंट उसके ऊपर अधिकार रखेगी, और सिर्फ 5% दिल्ली जैसे शहर में 5% जो ज़मीन है वो पब्लिक सेक्टर के लिए उन्होंने छोड़ी है, पब्लिक मतलब प्रॉपर्टीज़ के लिए। अब दिल्ली कैपिटल है देश का, वहाँ पर हमको म्यूज़ियम्स भी चाहिए हैं, वहाँ हमको हाई कोर्ट के लिए भी लैंड चाहिए है, वहाँ बहुत तरह के रिसर्च वर्क हैं, बहुत तरह के मतलब, तो उस सब के लिए लैंड अब कहाँ से आएगा? और अगर वो सारी चीज़ें, जैसे अभी भी जो नेशनल म्यूज़ियम है, आर्कीव्स है, वो सब गवर्नमेंट प्रॉपर्टी के अंदर में आ गए हैं। अभी ये मेरा कहना थोड़ा सा जल्दी होगा कि उसका फिर एंट्री क्या होगा, किस तरह से एक्सेस टू द कॉमन मैन होगा, लेकिन क्या सरकार, क्योंकि देखिए वो सरकारी संपत्ति नहीं है, वो सरकार बनाती है पब्लिक के लिए, वो सरकार बनाती है रिसर्चर्स के लिए, स्टूडेंट्स के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए। तो उस चीज़ को अगर आप अपने अंडर में कर रहे हैं, वो भी 2020 में जब आपने 95:5 के लैंड के रेशियो में ये डिवीज़न करा था, तो क्या पब्लिक से आपने पूछा था? आखिरकार आप जो भी प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये पर्सनल मोदी जी का पैसा नहीं लगा हुआ है, ये जो प्रोजेक्ट इतना बड़ा हो रहा है इसमें पैसा पूरा पब्लिक का लगा है, पब्लिक की ज़मीन। क्या पब्लिक इनॉग्रेट करे, ये आपका कहना है? यहाँ इनॉग्रेशन की बात नहीं कर रही हूँ मैं, यहाँ मैं बात कर रही हूँ कि जो पब्लिक का लैंड है
जो 40-60 था पहले, और अगर अभी भी एक्सपर्ट से पूछा जाए तो 40-60 का जो अनुपात है वो सफिशिएंट था। मतलब इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए जो उन्होंने इतना बड़ा एक्वायर करा है एरिया, उसमें आधे से ज़्यादा लैंड वो अगर पब्लिक इश्यूज के लिए रखे रहते तो भी कुछ भी इनको कमी नहीं पड़ती। यानी आपका कहना है कि और यूटिलाइजेशन हो सकता था। बहरहाल हम उद्घाटन के मुद्दे पे रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर तर्क है, सचिवालय ने निविदा निकाली, बनाने वाले ने बनाया, और आमंत्रण करने का अधिकार लोकसभा स्पीकर को था जो संसद चलाते हैं। उन्होंने आमंत्रण प्रधानमंत्री को दिया, तो प्रधानमंत्री कैसे आमंत्रण अस्वीकार कर दे? देखिए, इसमें इनिशियली जो टेंडर आप जो बोल रहे हैं, इसमें जब टेंडर स्टार्टिंग में हुआ था तो इसमें सिर्फ 55,000 रेसिडेंशियल ब्लॉक्स के लिए ही सिर्फ टेंडर पास किया हुआ था। उद्घाटन में साफ तौर पर कहना है भारतीय जनता पार्टी का कि सचिवालय ने टेंडर निकाला, निविदा हुई, मंत्रालय ने मिनिस्ट्री ने बनाया, निर्माण हो गया और आमंत्रित कर दिया गया। तो क्या आपत्ति होनी चाहिए? सर्वप्रथम हमारे देश में हाल फिलहाल 17 वंदे भारत ट्रेनें चालू हुई, जिनमें से 16 का उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया। हम जिस शहर में खड़े हैं, भोपाल में, यहाँ पर शौर्य स्मारक बना, जिसका उद्घाटन माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। उसके आगे आप बढ़ेंगे तो आप देखेंगे रानी कमलापति स्टेशन, जिसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी जी ने किया। आप मुझे ये बताइए कि ये सारे उद्घाटन रेल मंत्री के जिम्मे नहीं आते या और कोई नेता के जिम्मे नहीं आते? माननीय मोदी जी क्या सिर्फ उद्घाटनों के और विदेश घूमने के लिए प्रधानमंत्री रह गए? आप एक वास्तविकता इस बात पे अगर आप जाएंगे तो ये सोचिए कि हर उद्घाटन सिर्फ एक व्यक्ति से, तो स्वाभाविक सी बात है हमारे देश में एक सबसे ऊपर सर्वोपरि कोई है तो वो है राष्ट्रपति जी। तो आप प्रत्येक उद्घाटन अपने हाथ से कर रहे हैं, आप राष्ट्रपति की अवहेलना कर रहे हैं। आपको स्वयं ये बात समझ में नहीं आ रही कि अरे आपका एक स्वयं का व्यक्तिगत वो रहता है, आप कहिए उसको अभिमान या मान। दिल्ली में क्या उपराज्यपाल आके करते हैं हर चीज़ का? मैं माननीय आपको बता दूं कि सर्वप्रथम जो केजरीवाल जी का बंगला है वो रेनोवेट हुआ है मैक्सिमम, ठीक है, वो कोई टूटकर या एकदम ना, मैं पूछ रहा हूँ क्या दिल्ली में संवैधानिक रूप से उपराज्यपाल एलजी बैठे हैं, तो क्या एलजी को बुलाया जाता है हर जगह फीता का? बहुत बहुत धन्यवाद। दिल्ली में अभी हाल फिलहाल वापस से एलजी बैठे हुए हैं। 8 दिन पहले 10 दिन पहले जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो अपना घोषणा करी थी, जो निर्णय दिया था, उसको वापस से लोकसभा से पलटा गया। तो आप समझिए कि ये सरकार ना कि सिर्फ राष्ट्रपति की बल्कि सुप्रीम कोर्ट की भी अवहेलना करती है। जो सरकार इस देश के 3 टायर जो हैं उनमें से बाकी 2 टायरों की अगर अवहेलना कर रही है तो आप समझिए कि वो सरकार कितना जनता के बारे में समझेगी। और इसीलिए 20 दल अगेंस्ट में है, इसीलिए विपक्ष में 20 दल मिल करके इस पर्टिकुलर मुद्दे पे। तो जाहिर सी बात है हम सब अगर एक विपक्ष एक साथ आया है और एक मुद्दा है कि आप अभी देखिएगा बीजेपी कार्यालय का उद्घाटन होगा तो उसमें भी मोदी जी हो सकता है, क्या संभावित वही आएंगे? अब बात करते हैं निचोड़ की। आपको क्या लगता है सर कि 20 क्या इसे विपक्षी एकता की मुहिम के तौर पर देखा जाए? 20 से लगभग राजनीतिक दल जुड़े हैं, बहिष्कार किया है। अरविंद केजरीवाल अधिनियम के अध्यादेश के मुद्दे पर, जो पदोन्नति और स्थानांतरण के मुद्दे पर, उसमें जगह जगह जा रहे हैं, समर्थन मांग रहे हैं। क्या उम्मीद लगाई जा सकती कि इससे नए संसद भवन के उद्घाटन के बहिष्कार से कहीं ना कहीं मजबूत विपक्ष की नींव पड़ रही है आगामी लोकसभा चुनाव? देखिए, विपक्ष तो एकजुट है ही, प्रश्न ये नहीं है। आप बार बार इस बात का ध्यान मैं दिलाना चाहूँगा कि आज मुझे अटल बिहारी वाजपेयी की याद आ रही है। वो जो उन्होंने मोदी जी को राजधर्म की याद दिलाई थी, उसकी अगर वो होते तो आज फिर राजधर्म की याद दिलाते, क्योंकि 1947 में 15 अगस्त को जब देश आज़ाद हुआ था तो कांग्रेस या पंडित नेहरू के सामने ये चुनौती नहीं थी कि वो इसे कैबिनेट में लें, उसे लें, नहीं लें, लेकिन उन्होंने हर दल के नेता को अपनी कैबिनेट में शामिल किया था। ये श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करते हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो इनके भारतीय जनता पार्टी के पितृ पुरुष थे, वो उद्योग मंत्री थे उस सरकार में। तो सरकार देश की होती है और विपक्ष भी देश का होता है। और अगर 20 राजनीतिक दल जो बीजेपी के 303 सांसदों के अलावा जितने भी सांसद हैं वो उन राजनीतिक दलों से आते हैं, तो अगर वो विरोध कर रहे हैं तो एक तरह से संसद भवन के उद्घाटन समारोह से देश की आधी से ज़्यादा जनता को आप लोगों ने रिजेक्ट कर दिया।
क्या ये सामान्य बात है? मैं समझता हूँ लोकतंत्र आपसी बातचीत से, सहमति से, असहमति से, विमर्श से और सबकी बातें मानने से चलता है। और अटल बिहारी वाजपेयी ने एक कविता भी कही है कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता। मोदी जी, आपको सलाम पहुँचे अटल बिहारी वाजपेयी जी की ओर से। आखिरी टिप्पणी आम आदमी पार्टी की तरफ से चाहूँगा कि क्या लगता है, क्या 20 दल की इकट्ठा होने से कहीं ना कहीं बड़ा संदेश जाएगा या फिर विपक्षी एकता जैसी बातों की फिर से चर्चा होगी या मुखरता आएगी? देखिए, ये तो ऑलरेडी कांग्रेस प्रवक्ता जी ने बता ही दिया इसका जवाब आपको। मैं आम आदमी पार्टी की तरफ से ही बोलना चाहूँगी, जैसा कि हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी बोलते हैं अरविंद केजरीवाल जी, कि एक चौथी पास जो राजा है वो अपने आप को स्थापित करने के लिए कुछ भी इस तरह की हरकतें करेगा ताकि वो इतिहास में उसका नाम रचा जाए, क्योंकि कुछ प्रोडक्टिव तो है नहीं उनके पास। चौथी पास हैं वो, मतलब चौथी पास भी क्यों बोलूँ, मैं तो 5वीं फेल ही बोलूँगी। और इसलिए वो हर जगह पर तो स्थापित होते, शिक्षा देते तो स्थापित होते। 9 साल उनकी सरकार को पूरे हुए, उन्होंने 9 साल में संसद भवन तैयार कर दिया, 9 साल में कितनी यूनिवर्सिटी बनाई, कितने एम्स हॉस्पिटल बनाए, कितने लोगों को रोजगार दिया उनने। अगर ये चीज अभी पूछो तो आप उनके नहीं, भारतीय जनता पार्टी कहती जितने 70 साल में नहीं बने उतने हमने 8 साल में। प्रदेश का ही डाटा है सर, मध्य प्रदेश का 45% बच्चे फेल हो गए मध्य प्रदेश MP बोर्ड के। गुजरात में 175 स्कूल के 0% रिजल्ट आया। इतना खराब प्रदेश में। आपको नहीं लगता कि आम आदमी पार्टी के ये मुद्दे हैं जो जनता को अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप फंस गए विपक्ष के साथ, अन्य 19 दलों के साथ एक जैसा दिखाना चाहते हैं, बाकी वो है, फंसे नहीं है। और मुद्दे हमेशा वही रहेंगे, क्योंकि एक आम इंसान को जो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, महंगाई से छुटकारा ये चाहिए, और वही एक आम आदमी पार्टी उनको देने वाली है। आम आदमी पार्टी अलग तरह के मुद्दों को लेकर सामने आएगी। तो देवियों और सज्जनों, दोस्तों, हमने विमर्श किया, बातचीत की मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में कि आखिर क्या संसद भवन के नए निर्माण का, नए भवन का उद्घाटन समारोह विपक्ष के जिन 20 दलों के द्वारा बहिष्कार किया गया है, क्या सही है? अगर सही है तो कौन से तर्क, कसौटी और आलोचना के मुद्दे हैं जिनके आधार पर विपक्ष कह रहा है कि संसद भवन का हमने इसलिए बहिष्कार किया है? बाकी की कहानी हम आपके ऊपर छोड़ देते हैं, लेकिन 2 बातें। भारतीय जनता पार्टी साफ तौर पर कह रही है कि यह अधिकार संसद के प्रमुख का है, लोकसभा अध्यक्ष का है। उन्होंने आमंत्रण दिया, प्रधानमंत्री मोदी उपस्थित हुए, ये उनकी जिम्मेदारी थी। विपक्ष का कहना है चूंकि संसद का निर्माण राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा के द्वारा होता है, इसलिए संवैधानिक प्रमुख राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति को उद्घाटन करना चाहिए था। बाकी फैसला आपके हाथ में है कि आप इसे किस तरह से लेते हैं। बने रहिए INS 24/7 के साथ, देखते रहिए। नमस्कार।